नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके विथ नयन। दोस्तों आज बात करेंगे हम भारत के तटवर्ती मैदान व द्वीपीय भाग की। दोस्तों हमने कल की वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में बात की थी। किसके? भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेश में हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश पढ़ा था हमने। यहाँ पर जो कुछ भाग इसमें भी आता है, यहाँ पर उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा था हमने, एक दक्षिण का पठार पढ़ा था हमने। तो ये तीनों हमने कल की वीडियो में कवर किए थे। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं हम तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग की। आज बात करेंगे सिर्फ भारत के तटवर्ती मैदान की। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए द्वीपीय भाग की हम कल बात करेंगे, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और एक और हमारा जो लक्षद्वीप का आवर्ती है वो वाला। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो तटवर्ती मैदान है, हमारा तटवर्ती मैदान, भारत का जो तटवर्ती मैदान है वो एक्चुअली में प्रायद्वीपीय भाग में आता है। हमारा प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है दोस्तों कि हमारा ये भारत है, हमारा क्या ये भारत, और जो भारत का जो ये एरिया है ये तीन ओर से पानी से घिरा है। ये मैंने कल आपको बताया था कि तीन ओर से पानी से घिरे भूभाग को हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा भारत के तटवर्ती मैदान है ये हमारा एक पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, ये क्या है? मैदान है। और ये मैदान जो हुआ है, इस मैदान का निर्माण किससे हुआ दोस्तों? एक तो हमारे समुद्र के अपर्दन निक्षेपण से और नदियों के निक्षेपण से हुआ है। दोस्तों आइए जानते हैं कि तटीय मैदान जो है हमारा क्या है? तटीय मैदान का विस्तार भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी तथा समुद्री तटों के मध्य हुआ है। ये हमारा दोस्तों समुद्री तट है। क्या है ये जो एरिया है हमारा, ये क्या है? ये हमारा समुद्री तट है दोस्तों। क्या है ये? समुद्री तट। तो दोस्तों यहाँ से गुजरात से चालू होकर यहाँ पर हमारा पश्चिम बंगाल, तो ये पूरा क्या है? हमारा समुद्री तट है। और यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर ये प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी आती है यहाँ पर, जो हमने कल के वीडियो में पढ़ी है। तो दोस्तों आज बात करते हैं इसके भारत के तटवर्ती मैदान की। तो दोस्तों इन मैदानों का निर्माण, ये मैदान है हम जिसकी बात कर रहे हैं, इन मैदानों का निर्माण मैंने अभी बताया कि समुद्र के निक्षेप और नदियों के निक्षेप। दोस्तों होता क्या है कि नदियाँ कौन सी है? जैसे ये महानदी है, ये महानदी कहाँ गुजरती है? एक तो हमारा छत्तीसगढ़ और झारखंड में। तो दोस्तों ये जब नदी समुद्र तक आती है तो यहाँ से अपने साथ में मलबा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर वो लेकर आती है। और अपर्दन की प्रक्रिया जो यहाँ पर पर्वतीय श्रेणी आती है वहाँ से अपर्दन करके अपने साथ में कुछ लेकर आती है, तो वो यहाँ पर एकत्रित हो जाता है। तो इसी नदी के निक्षेपों से यहाँ पर मैदानों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों बात करें हम पहले महानदी की। दोस्तों ये महानदी भी हमारी प्रायद्वीपीय एरिया में आती है। और सबसे पहले देखते हैं कि महानदी, तो दोस्तों महानदी जो है वो निकलती है हमारी यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ है, जो इधर पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूर्व में झारखंड से और बिहार से लगा हुआ है। झारखंड से लगा हुआ है, बिहार से नहीं लगा हुआ है। तो झारखंड से रायपुर की सिवाहा नामक पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ, दोस्तों भारत की नदियों की अगर बात करें तो वो लगभग सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। उसके कुछ अपवाद है, जैसे हमारी नर्मदा नदी है, हमारी ताप्ती नदी है, लूनी नदी है। तो ये कुछ नदियाँ हैं, कुछ दक्षिण भारत की भी नदियाँ हैं। वो नदियों के चैप्टर में हम उसको डिटेल से जानेंगे कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पर उनका समापन हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं फिर गोदावरी की। दोस्तों ये नदियाँ इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसमें मेन रोल इनका भी रहता है, क्योंकि इन्हीं नदियों के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। दोस्तों ये जो मैदान है
इनका निर्माण इन नदियों और जो हमारे समुद्र है उसके जो निक्षेपण से उसी से हुआ। इसलिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ ये 3 और 4 नदियाँ, क्योंकि दक्षिण भारत में 3-4 नदियाँ महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक ये गोदावरी है। गोदावरी दोस्तों हमारे महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, जहाँ पर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर जी दोस्तों। उसके दक्षिण में पड़ती है हमारी गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों महाराष्ट्र में ही निकलती है हमारी महाबलेश्वर से। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख रखा है कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। और सबसे जो दक्षिण की है, कौन सी, सबसे दक्षिण की कावेरी नदी। तो कावेरी नदी दोस्तों ये हमारी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। इसको कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और वृद्ध गंगा कहा जाता है हमारी गोदावरी को। यह मैंने बता दिया कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये मैंने बता दिया कि महानदी कहाँ से निकलती है हमारी ये निकलती है सिवाह पहाड़ी से। ठीक है दोस्तों, तो आइए जानते हैं। ये मैंने कुछ बता दिए हैं कि ये कहाँ से कहाँ पर एंड हो रहा है। तो दोस्तों हम बात करते हैं तटीय मैदान की। अब आते हैं तटीय मैदान पर। दोस्तों तटीय मैदान जो है, प्रायद्वीपी भारत का तटीय मैदान, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक को हम पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं और एक को पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। दोस्तों भारत का जो भूभाग है वो कुछ इस तरीके से है। कैसे, कुछ इस तरीके से। तो जो पूर्व में, दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये हमारा भारत का पूर्वी भाग है। क्या है, पूर्वी भाग है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पूर्वी भाग है। और ये हमारा पश्चिमी भाग है। क्या है, ये हमारा पश्चिमी भाग है। तो आपको ये चीज़ें तो नॉर्मल पता होगी, लगभग तो सभी को पता होगी, लेकिन फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो उसके बाद आते दोस्तों, तो हमने पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है दोस्तों। और ये हमारा है पूर्वी मैदान, सॉरी पश्चिमी तटीय मैदान, और ये पूर्वी तटीय मैदान। ठीक दोस्तों, तो आगे बात करें हम पश्चिमी तटीय मैदान की। सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान की। दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान है, क्या है, ये क्या है हमारा पश्चिमी तटीय मैदान। दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान जिसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। तो दोस्तों इस मैदान का विस्तार गुजरात के सूरत से, सूरत कुछ यहाँ पर लगता है दोस्तों, तो गुजरात के सूरत शहर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। ये यहाँ पर कन्याकुमारी दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर किनारे पर कन्याकुमारी तक फैला है। और गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों को, दोस्तों यहाँ पर जो तट है उसको हम गुजरात तट कहते हैं। क्या है, गुजरात तट दोस्तों, यहाँ पर ही है। तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों को गुजरात तट, और दमन से गोवा तक को दोस्तों यहीं पर है दमन, और यहाँ पर आता है हमारा गोवा। कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक के एरिया को जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है कोंकण तट, है ना दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की एरिया, इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा गोवा से मैंगलोर तक का, मैंगलोर है, बेंगलोर नहीं है दोस्तों। बेंगलोर अलग होता है और एक मैंगलोर अलग होता है। मैंगलोर कर्नाटक का एक बंदरगाह है दोस्तों, बड़ा बंदरगाह है। तो यहाँ पर मैंगलोर, और यहाँ पर हमारा गोवा। तो गोवा से मैंगलोर तक का जो एरिया है ये हमारा कन्नड़ तक। दोस्तों एक और बात बता दो, तो जो मैंगलोर है वो मैंगलोर हमारे केरल की सीमा के आसपास ही पड़ता है। तो वहाँ तक का जो ये एरिया है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कोंकण तट। और जो रिमेनिंग एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमारा मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम तट, मालाबार तट क्षेत्र। दोस्तों पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली अधिकांश नदियाँ पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल से निकलती है, इधर से निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये नदियाँ छोटी और तीव्रगामी होती है, जो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है। दोस्तों इधर जो हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो महानदी हो, गोदावरी हो, कृष्णा,
तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। इधर ये जो दिख रहा ना आपको, ये डेल्टा है दोस्तों। मतलब उसकी वितरिकाएँ नदी एक आ रही है, लेकिन जब समुद्र के पास जाएगी वो, तो उसकी अनेक वितरिकाएँ अलग अलग भागों में विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर यहाँ पर कहना चाहता है कि इधर जो हमारी पश्चिमी तट में जो हमारी ये हमारा अरब सागर है, कौन सा है, अरब सागर। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ प्रायः हमारा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। कहाँ पर, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना कि लगभग सारी नदियाँ लगभग नदियाँ इधर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। पश्चिमी तट पर कुछ पश्चल जल पाए जाते हैं, जैसे केरल में कयाल कहते हैं, एक बेम्बनाड और अष्टमुदी, वो इसी कयाल के हिस्से हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं। बात करें हम पूर्वी तटीय मैदान की दोस्तों, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान, क्या ये पूर्वी तटीय मैदान। दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान जो है हमारा, वो पूर्वी तटीय मैदान, यह मैदान पूर्वी घाट और समुद्री तट के मध्य स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दोस्तों स्वर्ण रेखा जो झारखंड से ही निकलती है हमारी, वहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। पूर्वी तट और पश्चिमी तट ये यहाँ पर कन्याकुमारी पर ही ख़त्म होता है। पूर्वी तट दोस्तों जो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है ये वाला। ये जो एरिया है हमारा, इस एरिया की बदौलत ये थोड़ा सा चौड़ा बोल सकते हैं इसको, कि थोड़ा सा चौड़ा है। इसका कारण दोस्तों ये जो नदियाँ है ना, ये नदियों में जो डेल्टा बना रही है, वो निक्षेपण के कारण उसका जो मैदान है वो चौड़ा है ज़्यादा। क्योंकि सबसे बड़ी, देखो दोस्तों, सबसे दक्षिण भारत की सभी नदियाँ, लगभग सभी नदियाँ जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, क्योंकि गोदावरी का अगर अपवाद तंत्र देखा जाए तो दोस्तों इतना बड़ा हो जाएगा, ये गंगा का इतना बड़ा हो जाएगा, कावेरी का इतना हो जाएगा। मतलब पूरा जो दक्षिण का एरिया है, दक्षिण भारत की जितना भी एरिया है, उसका जो अपर्दन और निक्षेपण हो रहा है, वो सारा कहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, मलबा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है। तो उससे तो स्वाभाविक बात है कि सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई वो जो पश्चिमी घाट है उससे ज़्यादा चौड़ा ये पूर्वी घाट रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने बता दिया कि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियों के डेल्टा का निर्माण होता है, इसलिए इसका ये चौड़ी है। पूर्वी तटीय मैदान में डेल्टा क्षेत्रों में विस्तृत होने के कारण यह क्षेत्र पश्चिम घाटी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। दोस्तों ये वाली जो एरिया है, ये इस एरिया से ज़्यादा उपजाऊ है, ये एरिया इस एरिया से ज़्यादा उपजाऊ है। भारत के पूर्वी तट पर ही पूर्वी भारत की दो महत्वपूर्ण लेगुन चिल्का झील और पुलिकट झील है। पुलिकट झील आती है दोस्तों आंध्र प्रदेश में, चिल्का झील उड़ीसा में लगती है। कहाँ पर लगती है? चिल्का झील उड़ीसा में, और पुलिकट आंध्र प्रदेश में आती है दोस्तों। पूर्वी घाट में स्थित तमिलनाडु का पूर्वी तट दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक गोदावरी से हमारी महानदी से गोदावरी तक का, उसको बोलते हैं हम उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं उसको? उत्तरी सरकार। इस जो मैदान को है, इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है, महानदी से गोदावरी और गोदावरी से हमारा कन्याकुमारी। तो उसको क्या कहते हैं हम? कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोमंडल तट। तो दोस्तों ये था हमारा भारत का तटवर्ती मैदान। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम आज बात हो गई हमने भारत के तटवर्ती मैदान की बात कर लिए दोस्तों। कल बात करेंगे हम भारत के द्वीपीय भाग की। द्वीपीय भाग दोस्तों थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता देता हूँ कि भारत में कुल 247 द्वीप है। कितने हैं? 247 द्वीप है दोस्तों। और 247 में से जो हमारे 204 है वो बंगाल की खाड़ी में, और शेष रिमेनिंग कितने बचे? 43। वो 43 अरब सागर में गिरते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा हमारे द्वीपों की संख्या है वो बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा है अरब सागर से अगर कंपेयर करें तो। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित ऐसा द्वीप समूह है जो मूलतः विवर्तनिक और ज्वालामुखी किरायों से निर्माण हुआ है। उसका निर्माण कैसे हुआ है? उसका सिर्फ और सिर्फ ज्वालामुखी क्रियाओं से ज़्यादा निर्माण हुआ है, विवर्तनिक और ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हम थोड़ा सा डिटेल में कल जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ रहे। और वीडियो कैसी लगी अंत में हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और हमारा वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो का लाभ लेते रहे। धन्यवाद दोस्तों।